हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अगस्त का मैगज़ीन है गाइस, विजन आईएएस 2023। गाइस, आज इस मैगज़ीन में हमने ऑलरेडी 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें आपने एनवायरनमेंट सेक्शन, आपका सिक्योरिटी, इकोनॉमी, योर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड गाइस। अब जो टॉपिक है गाइस वो आज हम शुरू करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है सोशल इश्यूज़। गाइस, इसका पहला पार्ट आज हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो ज़रूरी होता है कि हम टॉपिक बाय टॉपिक वाइज है ना 2-3 टॉपिक लेके कवर करें, ताकि आपको वीडियो बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे, है ना। तो इन ऑर्डर टू मेक द वीडियो मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो उस हिसाब से बनाई जा रही है। अच्छा देखो, सोशल इश्यूज़ में गाइस सबसे पहला टॉपिक है हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF एक्ट 2023। देखो, रिसेंटली इस पे प्रेसिडेंट ने असेंट भी दे दिया और ये बिल जो है वो एक्ट के रूप में आ गया है, ठीक है। मतलब नाउ इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें ना देखो इम्प्लीमेंटेशन तो होगी, लेकिन ये है क्या, समझने की बात है ना। अनुसंधान, देखो अनुसंधान नाम से समझ में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि यानी कि इसमें ना आपका क्या क्या होगा, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दी जाएगी। किस किस चीज़ में? रिसर्च में, इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप, कहाँ कहाँ की फील्ड में, नेचुरल साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, अर्थ साइंस में, इन सब में आपको गाइस इसमें स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इन रिसर्च से रिलेटेड ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अच्छा, प्रमोट करना है, मॉनिटर करना है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है इन सभी रिसर्च का। जो NRF है गाइस, यानी कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव गाइस ये है कि इसमें एक तो देखो बहुत ज़रूरी था, हमारा रिसर्च वर्क बहुत कम है इंडिया का, है ना। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ठीक से फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी था कि रिसर्च वर्क चले। फंडिंग की बेहद ज़रूरत है कि जो एलिजिबल पर्सन है वो कॉम्पिटिटिव वे में अपना फंडिंग उसमें से निकाल सके। इन्होंने एक सेटअप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का। ट्रांसलेशन बेसिकली करना, रिसर्च अंडरटेकन इनटू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में। एक्सपेंडिचर बेसिकली इसमें कितना होगा, क्या आउटकम होगा, पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को दोनों को इवॉल्व करना, इसके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी था। इसके ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ आया। अब इसमें देखो होगा क्या, एक ना फाउंडेशन तैयार की जा रही है, जिसमें कि प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो, प्राइम मिनिस्टर बेसिकली प्रेसिडेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट में कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये लोग होंगे। अच्छा, मेंबर्स जो होंगे वो एमिनेंट रिसर्चर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे अलग अलग डिसिप्लिन्स के। अब जो प्रेसिडेंट होगा वो एक बोर्ड बनाएगा, उसमें काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रखेगा और वो वेरियस प्रोविजंस को इस एक्ट के इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक ना प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी है, जो गवर्नमेंट का ही पर्सन है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही काम है ये कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाए। तो जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है इसकी रिसर्च वर्क के लिए? ग्रांट एंड लोन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, डोनेशन मिल जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका जो फंड आपका साइंस एंड रिसर्च, इंजीनियरिंग रिसर्च का था, वो ऑलरेडी आ चुका है, तो वहाँ से आएगा। अच्छा, इसके अलावा ना देखो इसमें क्या करा जा रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंड जो है वो सैलरीज, अलाउंस सब कुछ देगा, है ना। फंड से क्या क्या करोगे आप? इनोवेशन के लिए मदद करोगे, यूज़ करोगे, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सब किया जा रहा है। अच्छा, NRF की ज़रूरत क्यों थी गाइस? NRF की ज़रूरत और अनुसंधान NRF, ये भी ध्यान रखना पेपर में यहीं से गाइस ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं और आप जरा सी गलती भी नहीं कर सकते। देखो, अनुसंधान NRF जो है ना, मॉडल किया गया है ऑन द US नेशनल साइंस फाउंडेशन से लिया गया है, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, जैसा आपका वो है वैसे ही यहाँ पर ये क्रिएट करा गया है। NRF की यानी कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो गाइस, इसकी फंडिंग हमें बहुत ज़रूरत था इंक्रीज़ करें, बहुत ज़रूरी थी कि हम इसकी कोलैबोरेशन करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिफिक तरीके से इसके बजट में अनाउंसमेंट की जाए और इस पर पैसा लगाया जाए। क्योंकि आप देखो हमारे यहाँ ना डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, IICs हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फंडिंग की बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है ना, तो उसको दूर करना है। दूसरा, हमने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिल्ड करा है और हम डेफिनेटली चाह रहे हैं कि जो हमारे सेंटर्स हैं या जो भी हमारे नेचर ऑफ स्कूलिंग है आगे, वो बेसिकली रिसर्च प्रोसेस को ज़्यादा फर्दर बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो और हमें देखो अपने टैलेंट को भी ढूंढना है, रिटायर्ड लोगों को, सर्विंग रिसर्चर्स को, ताकि वो मेंटोर करें जाके। क्योंकि देखो, आपने अगर पढ़ा हो, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, हायर स्टडीज़ में ना आपको प्रोफेशनल्स की कमी है, वहाँ पर टीचर्स की कमी बैठी हुई है। IITs में टीचर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। IISCs में टीचर्स नहीं मिलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो आपको टीचर्स कहाँ से मिलेंगे? आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, मेंटोर कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ेंगे,
ठीक है। सोशल साइंस में भी रिसर्च करो आप, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो। तो ये सारे इसके लिए ज़रूरत थी, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, अब इस बिल में यानी कि इस एक्ट के अंदर, सॉरी नाउ, इस एक्ट में कुछ खामियां क्या है, कंसर्न्स क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या है इसमें ना स्ट्रक्चरल वॉइड्स अनफिल्ड है। यानी कि जो एनआरए का एक्ट है ना, वो सिर्फ फोकस क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट की फंडिंग में। वो ये नहीं देख रहा कि कॉम्प्रिहेंसिव जो रिसर्च होनी चाहिए थी वहाँ पर भी ब्लॉक है फंडिंग, वहाँ पे भी दिक्कत है। टीचर की रिक्रूटमेंट करने के लिए आपने कुछ सोचा ही नहीं। वो इशू और क्राइसिस मैंने आपको बताया ना, टीचर्स की बड़ी कमी है हायर एजुकेशनल सेंटर्स के अंदर। स्टेक होल्डर्स की दिक्कत है। जितने भी आपके इकोनॉमिक एंड सोशल मिनिस्ट्रीज हैं, दूसरे वो सारे हैं, वो डिसीजन मेकिंग लेते ही नहीं है। मीनिंगफुल रिसर्च एंड सोसाइटल वैल्यूज़ का पता ही नहीं है। फिर समस्या आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, यानी कि जो चैलेंज है शेयर और सेंटर के पार जो है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को आप उसमें उतना तवज्जो ही नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आप सिर्फ आईआईटीज़ दिल्ली या सिर्फ आप इंपॉर्टेंट सेंटर्स को ही तवज्जो दोगे तो आगे जो दूसरे स्टेट सेंटर्स हैं उनको कैसे फिर उनका काम चलेगा। तो वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि अपनी रिसर्च को ना प्रायोरिटाइज़ करो। आपकी रिसर्च टुवर्ड्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी का हो, और आप सब में एक जैसा सा समझकर और इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल जस्टिस करो उनके साथ। ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। आप इंक्लूसिविलिटी की प्रायोरिटाइज़ करो। आप स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के जितने भी लूप होल्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। तो ये सारा गाइस टॉपिक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारी सोसाइटी का आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसको हम NCF-SE बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली गाइस ये प्रिपेयर करा है NCERT की मदद से। और जो आपका NCF-SE है, यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए गए हैं आपके पेडागोजी में या आपके पेडागोजी में या आपके करिकुलम के अंदर। या पेडागोजी क्या होता है, बेसिकली एक मेथड है कि आप टीचिंग में, क्लासरूम में जो टीचर्स को मदद करा रहे हो कि वो कैसी टीचिंग प्रैक्टिस करें कि बच्चा आसानी से याद कर ले चीज़ों को। तो हमारा जो फॉर्मूला इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जो NEP 2020 से हमने लिया, दैट इज़ क्या लिया हमने, 5+3+3+4। ठीक है। तो अब यानी कि जो ये पूरा सिस्टम है कि हमने 2005 का पूरा रिवाइज करा है। और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो P कस्तूरीरंगन चेयरमैनशिप में आई है, वो भी हमने ये डिज़ाइन कराएगा इस। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो 5+3+3 का मतलब बताया हुआ है कि यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज है जो 5 है, यानी कि क्लास 1, 2, 6, 8, जो 6 से 8 साल की उम्र में बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा। फिर प्रिपरेटरी स्टेज है जहाँ पर वो प्ले डिस्कवरी करेगा। मतलब आप एक छोटा छोटा सा है, आप ये ध्यान रखो कि ये होता क्या है 5+3+3+4 कि फाउंडेशन स्टेज है जहाँ बच्चा प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा, जैसे आप किडजी या दूसरे प्ले स्कूल देखते हो ना, कुछ वैसा सा सिस्टम। प्रिपरेटरी स्टेज में इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। मिडिल स्टेज में बच्चा क्लास 6 से क्लास 8 के बीच में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मैथ, साइंस, सोशल सोसाइटी, सब पढ़ाया जाएगा। स्टेज 4 में यानी कि सेकेंडरी 4 में वो 4 साल क्लास 9 to 12 पढ़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी क्रिटिकल थिंकिंग इसकी डेवलप की जाएगी। ये सारा सिस्टम गाइस करा गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का देखो सारा ध्यान यही है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, GDP का 6% उस पर लगाया जाए और 2030 तक कम से कम 100% हमारा रेशो हो जाए। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा 100% हो जाए 2030 तक। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ की हाइलाइट्स की अगर आप बात करते हो तो देखो यहाँ पे कैरिकुलम की बहुत ज़रूरत है। स्कूलिंग सिस्टम गाइस कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा 5+3+3 का जो 4 सिस्टम है वो अच्छे से क्रिएट हो जाए। बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप लेते हो एटलीस्ट 2 ओकेजन्स में दो। एक आपने जैसे देखो सेमेस्टर 2 होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही बोला जा रहा है कि बच्चे को ज़्यादा प्रेशर आप जो बोर्ड का 1 मार्च के एग्जाम में चला के देते हो, नहीं, आपको उसको करना है। देखो नेक्स्ट ईयर से ऐसा होने भी जा रहा है कि 2 में बढ़ जाएगा और बोर्ड आपका 2 बार ही होगा। पैटर्न ऑफ स्टडी, सेमेस्टर डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको बताया। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत है, इंडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल ज़रूरत है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप बिल्कुल दो, उनका कॉम्बिनेशन दो, वोकेशनल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। इंडिया में रूटेड क्या है, देखो हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, बहुत सारी चीज़ें में दे रखा है हमने। सभी स्कूल सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करा जाए। साइंटिफिक इंक्वायरी बहुत ज़रूरत है गाइस, बिठाई जाए। इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से पढ़ाया जाए, मतलब कोई फ़र्क ना हो, आर्ट साइंस ये सब ना रहे गाइस। जिसका जो उसकी सेल्फ इच्छा है, जो उसकी स्वेच्छा है, वो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करे। फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़े। जो बच्चे की इच्छा है वो पढ़े। जहाँ वो जाना चाहता है वो अपनी फील्ड अपने अकॉर्डिंग चुने। उसके ऊपर ये थप्पा ना लगे कि ये साइंस स्टूडेंट है, ये ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, ये कॉमर्स स्टूडेंट है, ऐसा कोई थप्पा नहीं लगाना। वट एवर यू वुड लाइक टू सेलेक्ट आप करिए। अब नीड क्या थी देखो इसकी, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स बढ़ाई जाए, नॉलेज बेस्ड अप्रोच हमारी हो, हमारे स्टूडेंट हॉलिस्टिक तरीके से सोचें, हमारे स्टूडेंट्स बंद के ना रहें। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट उनकी हर तरह से, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, नई टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए किया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ कंसर्न्स हैं।
लॉजिस्टिकल चैलेंज है, बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप 2 बार ही कराओगे तो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेस 2 बार स्टूडेंट को होगा ऐसा कहा जा रहा है। ओवर सेंट्रलाइज कैरिकुलम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी इक्विटी है, तो आप कर ही नहीं सकते ओवर सेंट्रलाइज्ड। मैन पावर की शॉर्टेज है, आपके पास लैंग्वेज के टीचर्स की कमी है। अभी आप हिंदी का टीचर, अच्छा टीचर ढूंढ के दिखा दो मुझे आप, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ लो, लिमिटेशन ऑफ स्कूल्स है ना। उसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है हायर एजुकेशन रिवैम्पिंग करने की बहुत ज़रूरत है, स्टूडेंट टीचर रेशो को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। पीपल चाइल्ड रेशो जो है वो 2010-11 में गैस 43 था, अभी वो कम हो गया 26.3 हो है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने की बेहद ज़रूरत है। आप आज भी 6% से कम जीडीपी इस्तेमाल कर रहे हो पढ़ाने लिखाने में, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दिस टॉपिक गाइस। इंपॉर्टेंट जो आपके फीडबैक्स और जो कीवर्ड्स होते हैं ना गाइस, उनको मत भूलना, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ना हर जगह इस्तेमाल करना है, अपने एसेज में, सोसाइटी के टॉपिक में, इकॉनमी सेक्शन में, कहीं ना कहीं आपको आएगा। तो उस हिसाब से आपको ये बिल्कुल अच्छे से इसको करना है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आपका नेशनल स्कूल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा टॉपिक भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो, कैग की रिपोर्ट आई, परफॉर्मेंस और ऑडिट था नेशनल स्कूल असिस्टेंस प्रोग्राम का। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो आपका ये प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये 2000 आपके 17-18-20-21 से रिपोर्ट दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर है इसमें। आर्टिकल 41 जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है, यानी कि अगर आपको डीपीएसपी की मैं याद दिलाऊं तो वो क्या कहता है कि स्टेट्स जो हैं सर्टेन कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स को प्रोवाइड करें पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम सोशल स्टैंडर्ड, आपको नेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, आपको सोशो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग चलना है, रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ के साथ चलना है। अम्ब्रेला स्कीम है आपकी, स्कीम लॉन्च हुई थी 1985 में, 5 इसकी सब स्कीम्स हैं। इसके कई सारे पेंशन असिस्टेंस के प्रोग्राम्स को भी इसके साथ कनेक्ट करा गया, नॉन पेंशन वालों को भी कनेक्ट करा गया। तो इसमें बेसिकली क्या करा जा रहा है, स्कीम के तहत पार्शली इम्प्लीमेंट कई स्टेट्स में हो गई है, कई डिमांड ड्राइवन मोड पे है। बेनिफिशरी जो इसके होते हैं बीपीएल लिस्ट के अंदर आने चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जितने भी आपके डिले कवरेज होती है एलिजिबल बेनिफिशरी इसमें है नहीं। डिसबर्समेंट की दिक्कत है, ओवर पेमेंट हो जाती है, कहीं पर पेमेंट पहुंचती ही नहीं है। फंड जो है वो कभी आइडल हैं, कभी डाइवर्टेड इधर उधर कर दिए जाते हैं। तो मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो की रिकमेंडेशन में क्या आया, देखो की रिकमेंडेशन में आया है कि स्पेसिफिक मेजर लिए जाएँ, इन एलिजिबल जो बेनिफिशरी है उसको हटा दिया जाए। वीडिंग को हटाते हैं ना, जैसे घास की जगह वीडिंग भी जो उग जाती है उसको हटा दिया जाता है, क्लीन करने की ज़रूरत है। टाइमली पेमेंट पहुंच जाए उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। ओवर पेमेंट ये सबसे बचना है, मंथली बेसिस पे पेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑडिट सिस्टम कुछ आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जहाँ पे जो बंदा है जो एलिजिबल बेनिफिशरी है वो अपनी शिकायत कहीं दर्ज करा सकता है, ऐसा कुछ ऐसा आपने संसाधन तैयार किए हैं कि नहीं करें, तो वैसा प्लेटफॉर्म तैयार करना भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के लिखना है। अच्छा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गाइस कल वीडियो सेशन में आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही गाइस, आज अच्छे से आप इतना प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।